हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सयम बड़ोला और आज लेक्चर नंबर 2 सेट थियरी का डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पहला लेक्चर सेट थियरी का देख लिया होगा और आपको सारी बातें जो भी मैंने बताई वो समझ में आई होगी। कभी कोई डाउट है तो पूछ लिया करो कमेंट में, है ना। डाउट दिमाग में मत रखा करो, पूछ के खत्म कर लिया करो। अच्छा, आज के लेक्चर में क्या देखेंगे तो पहले मैं रिकॉल करा देता हूं मैंने पहले लेक्चर में क्या क्या बातें की थी। मैंने शुरू किया था सेट की डेफिनेशन से, फिर हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा था, फिर हमने सबसेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट और इंटरवल्स के बारे में बातचीत की थी। इसमें हमने टाइप्स ऑफ सेट भी देखा था। तो पहले लेक्चर को कभी आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, पहले देख लीजिए तो मजा आएगा इस लेक्चर में, क्योंकि सब चीजें रिलेटेबल है। जिसको इन सब चीजों के बारे में पता है वो डायरेक्टली ये लेक्चर भी देखोगे तो सारी बातें समझ में आएगी। इस लेक्चर में क्या क्या देखेंगे, आज के लेक्चर के बाद हमारा सेट पूरी तरीके से जेई लेवल का कंप्लीट हो जाएगा। आपको केवल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी पार्ट पूरा डिस्कस कर लिया गया है इन 2 लेक्चरों में। तो आज के लेक्चर में देखेंगे क्या क्या। पहली चीज मैं बात शुरू करूंगा अपनी वेन डायग्राम से। उसके बाद हम यूनियन ऑफ सेट, मतलब जितने भी ऑपरेशन लगते हैं ना सेट में, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, आपका डी मॉर्गन्स का लॉ, फिर आपका एडिशन का जो लॉ है सेट का, तो ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको लेक्चर के एंड में प्रीवियस ईयर आईआईटी जेई प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। तो आज के लेक्चर के लिए एक्साइटमेंट प्लस एनर्जी 100% मुझे चाहिए हर एक बच्चे की जो इस लेक्चर को देख रहा है। सबसे पहली बात, आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, एक पेन अपने हाथ में ले लीजिए। हर चीज जो मैं कह रहा हूं उसको नोट करते हुए चलेंगे, जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसका आंसर लिखते चलेंगे तो आपको मजा आएगा इस क्लास में। क्योंकि मैथमेटिक्स की क्लास केवल सुनने की नहीं होती, आप करते चलो तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। करें बात स्टार्ट। तो हेडिंग डाल ली सबने, सेट थियरी लेक्चर नंबर 2। चलिए, सबसे पहला मेरा डिस्कशन है वेन डायग्राम। यार वेन डायग्राम के बारे में कुछ जानते हो क्या? यूनिवर्सल सेट मैंने तुमको बताया था, वो सेट जिसके मतलब बाकी जितने भी सेट है क्वेश्चन में वो सब सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। मतलब यूनिवर्सल से बड़ा सेट कोई होता ही नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट हम रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से। ये बात इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम में कहा है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से। और जो क्वेश्चन में सेट आपको दे रखे हैं उनको रिप्रेजेंट करोगे सर्कल से, उनको रिप्रेजेंट करोगे सर्कल से। ये पहला मैंने जस्ट एक सिंपल वेन डायग्राम, बहुत बेसिक सा वेन डायग्राम आपके सामने बना रखा है। एक रेक्टेंगल बनाया है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया है। अब यार मैंने तुम्हें बोला है रेक्टेंगल रिप्रेजेंट क्या करता है, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का सिंबल भी आप लोग जानते हैं, दैट इज यू। यूनिवर्सल सेट का सिंबल क्या होता है, यू। और ये मैंने सर्कल का मान लिया कोई सेट है मेरा ए। ठीक, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं यू से, वेन डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, और एक सेट माना है ए जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है सर्कल से। तो यार इनको थोड़ा सा अपन डिफाइन भी कर देते हैं। मानो मैंने यूनिवर्सल सेट लिया है 1 2 3 4 5 और मेरा सेट ए है 1 2। सेट ए में एलिमेंट कितने, 1 और 2। मतलब इस सर्कल में कौन सा एलिमेंट आएंगे, 1 और 2। 1 और 2 ये दिखेगा नहीं आपको व्हाइट पे, तो हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, या रेड से मैंने सेट ए लिखा है तो रेड कलर ले लेते हैं। ये आपका 1 आ जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा। ये बात तो सबको समझ में आ रही है, क्योंकि सेट ए में आपके 2 एलिमेंट लिखे थे 1 और 2, तो वो मैंने लिख दिए। यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5। यूनिवर्सल सेट ये पूरा 1 2 लिखा हुआ है, बाकी के जो मेंबर्स है दैट इज 3 4
5। इस रेक्टेंगल में आप कहीं पे भी लिख सकते हो। ठीक, इससे एक चीज समझ में आ गई, इससे एक चीज समझ में आ गई। क्या चीज समझ में आ गई? कि यार जो मेरा यूनिवर्सल सेट है, मैंने एक चीज बताई थी कि जितने भी सेट होते हैं दे ऑल आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। इस डायग्राम से समझ में भी आ रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट। मैं कह सकता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। लिख लो इस बात को, ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आई? ये तो बहुत बेसिक सा एग्जांपल था, इस तरीके से अपन ने रिप्रेजेंट कर दिए। एक और एग्जांपल इसी में लेते हैं, नंबर से कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक एग्जांपल और, कि यार मेरा यूनिवर्सल सेट है, फॉर एग्जांपल मानो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, कोई मैंने माना ए ई आई ओ यू, ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है। और मेरा सेट ए उन्होंने दे रखा है ए ई। तो इसको रिप्रेजेंट करना है तो ए और ई को सर्कल में लिख दोगे, बाकी आई ओ यू को रेक्टेंगल में लिख दोगे, क्योंकि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है। तो सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सर्कल से, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेक्टेंगल से। ये सिग्निफिकेंस समझ में आया वेन डायग्राम का। अब जरूरी नहीं एक सेट हो, ऐसा हो सकता है 2 सेट दिए हुए हो, तो उस वाले केस में आपका डायग्राम अलग बनेगा, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। पर अभी वेन डायग्राम में हम जो नॉर्मल सेट होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, और यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। ये बात समझने की थी, वो आपने समझ ली होगी। अब बात आगे बढ़ाते हैं। मैंने सबसेट आपको लास्ट क्लास में बताया था। एक और चीज होती है दैट इज सुपरसेट। सबसेट एंड सुपरसेट, उनको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो अभी अपन ने एक क्वेश्चन देखा, और उस क्वेश्चन में एक बात समझ में आई कि ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ए है, तो यहां पे जो यूनिवर्सल सेट है ना, ये पावर मतलब ये सुपर सेट है ए का। जब मैं बोल रहा हूं ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ सेट ए। बात समझना। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मानो सेट ए है बड़ा सर्कल, ये सेट बी है छोटा सर्कल। मतलब बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल है, बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल है। तो यार मैंने कभी बड़े सर्कल के एलिमेंट, ए के एलिमेंट मान लिए कि ए के एलिमेंट है मानो राज, सलोनी और श्याम, ये ए के एलिमेंट्स हैं। अब ये जो बी के एलिमेंट है ना, बी किसके अंदर है? ए के अंदर। बी किसके अंदर है? ए के अंदर। तो बी में ए से कम एलिमेंट होंगे और वही एलिमेंट होंगे जो ए में हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि बी में राज हो, केवल राज हो। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार ये देखो, राज इस छोटे सर्कल में होगा, जो अंदर बना हुआ है इसमें राज होगा, और बाकी ये जो सलोनी और श्याम है, वो यहां कहीं पे होंगे। यहां पे मान लो सलोनी है और यहां पे मानो श्याम है। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर रहे, जो हम सेट में लिख रहे हैं उनको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये बात समझो। ये जो बड़ा सर्कल है वो मेरा सेट ए है, और जो छोटा सर्कल है वो मेरा है सेट बी। मैंने सेट बी में एक एलिमेंट माना, वो है राज, और एलिमेंट सेट ए के मैंने माने राज, सलोनी, श्याम। तो राज क्या है? कॉमन एलिमेंट है ए और बी में। मतलब राज कॉमन पार्ट में होगा। अब ये बड़े सर्कल में भी और छोटे सर्कल में भी, तो केवल ये वाले पार्ट में ही राज हो सकता है, ये जो मैंने येलो से कलर कर दिया है,
इस वाले पार्ट में ही राज हो सकता है, दैट इज द कॉमन पार्ट। इन दोनों सर्कलों का कॉमन पार्ट ये वाला है पार्ट है, तो राज कहां पे होगा? कॉमन पार्ट में। बात समझ में आ गई? और सलोनी और श्याम किस में होंगे? बड़े सर्कल में, ए में, पर वो बी में नहीं हो सकते क्योंकि सेट बी में सलोनी और श्याम है नहीं। तो इस तरीके से वेन डायग्राम में आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बहुत बेसिक आइडिया था गाइस, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? अब यहां पे यार ये तो आपने बता दिया, इसमें सबसेट और सुपरसेट का तो आपने यूज नहीं किया। तो आप सुनो, अब सुनो यहां पे कहानी, अब सुनो कहानी। यहां पर मैं बोलूंगा जो ए है, यहां पर मैं बोलूंगा जो ए है, ए वो क्या है? ए इज अ ए बड़ा है ना, तो ए को सबसेट बी का तो बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस वाले एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं भाई, बी के जितने भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज प्रेजेंट इन सेट ए। भाई राज प्रेजेंट है सेट ए में, तो मैं बोलूंगा बी क्या है? सबसेट है ए का। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए इज अ सुपरसेट ऑफ बी। अब यार ये जो सिंबल मैंने यहां पे यूज किया है ना, ये वाला, इस सिंबल को सुपरसेट बोलते हैं, इस सिंबल को सुपरसेट बोलते हैं। ये मैंने क्या बताया था? सबसेट का सिंबल सी को खींच देना, सी को खींच दिया तो सबसेट का सिंबल बन जाएगा बिल्कुल उसका उल्टा, ये वाला डायरेक्शन। ये सिंबल होता है सुपर सेट का, ये सिंबल है सब सेट का। तो मैं पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोलूंगा, जो मैंने पिछली स्लाइड में लिया था, पिछली स्लाइड में जो क्वेश्चन लिया था उसको देखो, दैट इज द यूनिवर्सल सेट। तो मैं क्या बोल रहा हूं? ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ए। यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। बहुत सिंपल बातें हैं, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ये बात आ गई समझ में? तो ये वेन डायग्राम होते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल का भी तुम्हें लेना है, तो ये वाला सेट मैंने मान लिया सी, ये वाला सेट मैंने मान लिया सी, और ये वाला सेट मैंने मान लिया डी। यार सी और डी मैंने इस तरीके से बोल दिए, तो यहां पे कौन किसका सबसेट होगा? जो छोटा सर्कल है, जो छोटा सर्कल है वो सबसेट होगा बड़े सर्कल के। तो मैं यहां पे कह सकता हूं, यहां पे मैं क्या कहूंगा कि जो डी है वो सबसेट है सी का, जो डी है वो सबसेट है सी का, है ना। डी इज अ सबसेट ऑफ सी, और सी को मैं बोलूंगा ये सुपर सेट है डी का। बात समझ में आ गई? क्या बोला मैंने? डी है सबसेट सी का और सी सुपर सेट है डी का। बहुत सिंपल बातें थी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ऑपरेशन पढ़ेंगे सेट के। 4 ऑपरेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला ऑपरेशन जो है वो है यूनियन। यूनियन ऑफ सेट कैसे किया जाता है इसको ध्यान से समझिए। यूनियन ऑफ सेट, बताइए यूनियन ऑफ सेट कभी करना है? 2 सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है। एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा, सारी बातें समझ में आ जाएगी। यूनियन निकालना है तो मैंने पहले एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया। यूनिवर्सल सेट मैंने माना, एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6, ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है। अब मैंने एक सेट ए डिफाइन किया, दैट इज 1 2 3। एक मैंने सेट बी डिफाइन किया, दैट इज 3 4, लाइक दिस। अब देखो सेट ए, कभी मैं इस वाले सर्कल को, कभी मैं इस वाले सर्कल को कह रहा हूं कि ये मेरा ए सेट है, ये मेरा ए सेट है, और ये वाला सर्कल मेरा बी सेट है, ये वाला सर्कल मेरा बी सेट है। तो मुझे एक चीज बताना, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 2 3।
सेट बी में कौन सा एलिमेंट आएंगे, 3 4। ये वाला पार्ट दोनों सेट का कॉमन पार्ट है। इन दोनों में ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो कॉमन है, इन दोनों में ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो कॉमन है? तो तुम देख पा रहे हो कि यार 3 कॉमन है, 3 ए में भी है, 3 बी में भी है। अब यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन के जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत आसान है। यूनियन के जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत आसान है। ए यूनियन बी, इसको ऐसा भी लिखते हैं, या ए प्लस बी ऐसा भी लिखते हैं, या ए और बी ऐसा भी लिखते हैं, आइदर ए और बी भी बोला जाता है। तो कंफ्यूज मत होना। यूनियन का मतलब क्या, ए यूनियन बी यू, ए यूनियन बी, यूनियन यू बना दो, ए यूनियन बी, ए प्लस बी, ए और बी। तो यार मेरे को कभी इस एग्जाम्पल का यूनियन निकालना है। ये मेरा एक यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है। तो यूनियन की बात होगी तो यूनियन क्या है, ए यूनियन बी। ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, बी में कितने 3 4। यूनियन की बात कर रहे हैं मतलब इन दोनों को जोड़ना है, ए और बी को जोड़ना है। पर ए और बी को जोड़ोगे तो जो कॉमन एलिमेंट है उसको केवल एक बार लिखोगे। ए और बी को जोड़ना है, क्योंकि देखो ए यूनियन बी को ए प्लस बी भी बोलते हैं, ए प्लस बी भी बोलते हैं, ए और बी भी बोलते हैं। ठीक, तो जब ए यूनियन बी निकालना है तो ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट और जो कॉमन एलिमेंट है उनको केवल एक बार लिखा जाएगा। ए में एलिमेंट है 1 2 3, बी में एलिमेंट है 3 4, 3 पहले से लिख दिया। ए यूनियन बी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। कितना इजी है, 3 कॉमन एलिमेंट था उसको एक बार लिखा, बाकी जितने भी एलिमेंट ए और बी में है वो सारे ए यूनियन बी में आएंगे। अच्छा ये बात तो हो गई, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यार वेन डायग्राम को देखो, अब जरा वेन डायग्राम को देखो, है ना, इस वेन डायग्राम को देखो और इस वेन डायग्राम से मुझे एक चीज बताओ, तुम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1 2 कहां पे होंगे, 1 2 कहां पे होंगे बताओ जरा। 1 2 कहां पे होंगे, यहां पे 1 होगा, यहां पे 2 होगा। इस वाले सर्कल में 1 और 2 होंगे क्योंकि ये सेट ए को डिफाइन कर रहा है। 3 कहां पे होगा, 3 इस कॉमन पार्ट पे होगा, दिस इज 3। 4 कहां पे होगा, 4 यहां पे होगा। अब यार ये तो ए यूनियन बी में आ गए, ए यूनियन बी मतलब ये वाला पूरा पार्ट अपन लेंगे ए यूनियन बी में, ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी में आ गया। 1 2 3 4 ये आपने लिख दिया। यूनिवर्सल सेट में 2 एलिमेंट और है 5 और 6, वो इस रेक्टेंगल में आएंगे, वो इस रेक्टेंगल में आएंगे, वो ए और बी का पार्ट नहीं है। 5 और 6 इस रेक्टेंगल में लिख दो। समझ में आया वेन डायग्राम में कैसे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं? कोई कंफ्यूजन है? जो लिख रहे हैं उसको समझना जरूरी है, केवल लिखना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई होगी तो बढ़ो आगे मुस्कुराते हुए। ये अगली स्लाइड आप लोगों के सामने। यूनियन में कोई कंफ्यूजन है नहीं। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ एक क्वेश्चन देते हैं आपको। ए सेट मानो आपका है राज, सलोनी, ऋषभ, राज, सलोनी, ऋषभ। ओके, एक मेरा सेट ए ये है। सेट बी मेरा है सचिन, सलोनी और विराट। सेट ए मेरा ये है, सेट बी मेरा ये है। तुमको ए यूनियन बी निकालना है, तुमको ए यूनियन बी निकालना है। फटाक से आंसर बताओ, ए यूनियन बी क्या होगा? सेट ए में है राज, सलोनी, ऋषभ, सेट बी में है सचिन, सलोनी, विराट। ए यूनियन बी में क्या होता है? सेट ए के एलिमेंट भी, सेट बी के एलिमेंट भी, पर जो कॉमन एलिमेंट है उनको केवल एक बार लिखेंगे। तो सेट ए में मेरा है राज, सलोनी और ऋषभ। सेट बी में मेरे पास है सचिन और विराट। मैं सलोनी वापस से नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने बोला यूनियन में
भाई सेट में रिपीटेशन का कोई सेंस होता नहीं है, लास्ट क्लास में भी बता चुका हूं, भूल गए हो तो 2 पॉइंट बताए थे कि रिपीटेशन का कोई सेंस होता नहीं है और अरेंजमेंट का कोई सेंस नहीं होता, मतलब इनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूं। ठीक, इधर आखिरी में विराट भी लिख दो। ये मेरा हो गया ए यूनियन बी का आंसर। मेरे ख्याल से यूनियन में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज है यूनियन की, कुछ प्रॉपर्टीज है यूनियन की, है ना। तुम यार ए यूनियन बी लिखे, अब मैं कभी बोलता तुमसे बी यूनियन ए लिखो, तो बी यूनियन ए में भी करते क्या, सचिन, सलोनी, विराट, सलोनी आ गया, राज, ऋषभ, अरेंजमेंट से कोई दिक्कत नहीं है। तो यार बी यूनियन ए बी सेम टू सेम लिख दोगे। मैं कह सकता हूं जो ए यूनियन बी होता है वही बी यूनियन ए होता है, इसी को कम्यूटेटिव, है ना, प्रॉपर्टी कहते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये आपने पढ़ रखी है। ये प्रॉपर्टी यहां पे लगती है सेट में एज इट इज जो एडिशन में लगती है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो यूनियन की जगह मैंने बोला था प्लस साइन मान के भी तुम इसको समझ सकते हो। बड़े आगे चलो, तो ए यूनियन बी इक्वल होता है बी यूनियन ए के, तो ये कम्यूटेटिव लॉ यहां पे फॉलो होता है, यहां पे एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है। ए यूनियन बी, ओके, उसका यूनियन सी के साथ करोगे, या ए यूनियन बी यूनियन सी पहले करके उसका बाद में यूनियन ए के साथ करोगे, दोनों बात सेम है, तुम करके देख लो। ऐसे एग्जांपल ले लो फटाक से। ए में तुमने 1 2 मान लिया, बी में मानो 2 3 मान लिया, है ना, और सी में मानो तुमने 3 4 एलिमेंट मान लिए। मैंने रैंडमली एक एग्जांपल लिया। ए यूनियन बी करेंगे तो ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 1 2 3। ये तुम्हारा ए यूनियन बी का आंसर है, ये तुम्हारा ए यूनियन बी का आंसर है, ये तुम्हारा ए यूनियन बी का आंसर है। इसका यूनियन सी के साथ करेंगे तो ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ, तो फाइनल आंसर जो मेरा बनेगा, फाइनल आंसर जो मेरा एलएचएस में बनेगा वो क्या बनेगा, ए यूनियन बी यूनियन सी मेरा बनेगा 1 2 3 4। वैसा ही आरएचएस में बी यूनियन सी करोगे तो 2 3 4 बनेगा, दैट इज योर बी यूनियन सी। और इसका जब तुम यूनियन करोगे ए के साथ तो वो भी 1 2 3 4 बन जाएगा। तो एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो होता है यूनियन में। बात समझ में आ गई। अच्छा, नल सेट के साथ, नल सेट एक खाली सेट है ना, एक मेरा सेट ए है 1 2, है ना, और एक मेरा फाई है, दैट इज खाली सेट। इन दोनों का यूनियन लिया जाएगा तो इन दोनों को ऐड करना है। तो यार अपन जानते हैं ए में जब 0 को ऐड करते हैं, कोई नंबर में जब 0 को ऐड करते हैं तो नंबर खुद आ जाता है। तो सेट में भी, किसी सेट में कभी नल सेट को तुम यूनियन ले रहे हो, यूनियन मतलब बेसिकली तुम ऐड कर रहे हो, तो सेट में भी सेम प्रॉपर्टी होती है जो नंबर में होती है। तो 0 से ऐड करो या नल सेट में किसी सेट को जोड़ोगे तो सेट खुद आ जाएगा। ए का यूनियन जब तुम नल सेट के साथ लोगे तो ए खुद आ जाएगा। इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। अब ए का यूनियन ए के साथ, भाई किसी एलिमेंट का उसी के साथ यूनियन ले लिया जाए। अब यहां पे तुम ये मत बोल देना कि ए को जब तुम ए में ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ए हो जाएगा, नहीं। सेट में तुम ए एलिमेंट को ये मान रहे हो, वापस से तुमने ए लिखा 1 2। अब ए का यूनियन जब तुम ए के साथ करोगे तो रिपीटेशन का कोई सेंस बनता नहीं है। तो ए यूनियन ए में भी एलिमेंट 1 2 ही आ गए, विच इज इक्वल टू ए, विच इज इक्वल टू ए। तो ये वाला पॉइंट भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अच्छा, किसी यूनिवर्सल सेट का, किसी यूनिवर्सल सेट का यूनियन कभी तुम एक नॉर्मल सेट से निकालोगे तो तुमको पता है यार वो सेट, कोई भी सेट जो दिया है गिवन क्वेश्चन में, वो क्या सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का। तो यार कभी किसी के सबसेट के साथ उसका यूनियन लिया जा रहा है तो सेट खुद ही आ जाएगा। मतलब यूनिवर्सल सेट का यूनियन, मानो यूनिवर्सल सेट का यूनियन एक सेट ए से लिया जा रहा है। अब ये सेट ए तो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का ही पार्ट है, तो यूनिवर्सल सेट खुद ही आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल, इसको भी एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि यार यूनिवर्सल सेट मैंने माना 1 2 3 4 5 और मेरा सेट ए इसी का सबसेट है 1 2। जब इन दोनों का यूनियन लोगे तो यूनिवर्सल सेट खुद ही आ जाएगा। बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक बात है, और ये चारों लॉ आपको समझ में, पांचों लॉ आपको समझ में आ गए होंगे और इसका फील आ गया होगा। बड़े आगे चलो अगली बात करते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन को जैसे यूनियन को यू से लिखा, इंटरसेक्शन को एन, ए इंटरसेक्शन बी या ए डॉट बी या ए एंड बी, तीनों तरीके से कहीं पे लिखा जाए तो ये सब इंटरसेक्शन के सिंबल है। जनरली ये वाला सिंबल तुमको ज्यादातर दिखेगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में यू बन रहा था, इंटरसेक्शन में एन बनेगा, तो इससे याद रख सकते हो तुम ये छोटा एन। छोटा एन जैसे ही दिख रहा है ना, ये ऐसे ही तो बनता है छोटा एन, बस उसको ऐसे याद कर लो। ए इंटरसेक्शन बी का सिंबल ये होता है। इसका मतलब क्या, इंटरसेक्शन का मतलब क्या कि यार ए और बी जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अपने को केवल मेरा इंटरेस्ट अब वह इंटरसेक्शन वाले पार्ट पे है। मेरा इंटरेस्ट अब कहां पे चला गया, इंटरसेक्शन वाले पार्ट पे। ये बात समझो। अभी तक मैं क्या कर रहा था, ए यूनियन बी में ए और बी दोनों में जितने एलिमेंट है कॉमन एलिमेंट को एक बार लिख रहा था। इंटरसेक्शन की बात करूंगा तो केवल कॉमन एलिमेंट जो दोनों में कॉमन होंगे वो मेरा सेट होगा। जैसे मानो मैंने सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट माने और सेट बी में 3 4 5 माना, तो कोई मुझसे पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी लिखो, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी। कॉमन एलिमेंट कौन सा है सेट ए में और बी में, दैट इज 3। तो ए इंटरसेक्शन बी में केवल एक एलिमेंट आएगा, दैट इज 3। तो हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया सिंगलटन सेट 3। बहुत आसानी से इस बात को समझ लिया होगा। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ, कभी किसी सेट का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं यूनिवर्सल सेट से। देखो अब मैं यहां पे कुछ चीजें पूछ रहा हूं तुमसे, किसी सेट का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है। कभी इसका वेन डायग्राम बनाओ तो ये यूनिवर्सल सेट होगा, ये मेरा सेट ए होगा। तो मेरे को कॉमन पार्ट लेना है यूनिवर्सल सेट और सेट ए में। जो कॉमन पार्ट है दैट इज सेट ए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू सेट ए ओनली, दैट इज इक्वल टू सेट ए ओनली। ये बात समझ पा रहे हो, दैट इज इक्वल टू सेट ए ओनली, है ना। तो ये मेरा आ गया ए का इंटरसेक्शन जब मैंने यूनिवर्सल सेट के साथ लिया। अच्छा, मैं जब ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ लूंगा तो आंसर आएगा नल सेट। भाई किसी खाली सेट के साथ इंटरसेक्शन ले रहे हो तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, वो खाली पार्ट। तो ए का इंटरसेक्शन जब नल सेट के साथ लिया जाता है तो आंसर आता है नल सेट। तुम समझ पा रहे हो, इंटरसेक्शन मतलब मेरे को देखना है कॉमन पार्ट। उन दोनों सेट में जो भी कॉमन पार्ट होगा वो मेरा इंटरेस्ट है, कॉमन पार्ट मेरा इंटरेस्ट है, बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं इंटरसेक्शन में। ठीक है, बड़े आगे। तो यहां पे कुछ चीजें हैं, ये भी कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, ये भी एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। मैंने बोल दिया, मैं हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब तुम समझ गए होंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए का। भाई ए और बी में जो कॉमन पार्ट है, ऐसे इंटरसेक्शन लो या ऐसे इंटरसेक्शन लो, आंसर सेम आना है। एसोसिएटिव लॉ, ए और बी का पहले कॉमन पार्ट ले लिया, फिर उनके कॉमन पार्ट से सी का कॉमन पार्ट ले लिया, तो दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के, क्योंकि ये भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ये वाला क्वेश्चन ये मैंने बता दिया, जब फाई का इंटरसेक्शन ए के साथ होता है तो आंसर फाई आता है। जब यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ए सेट के साथ होता है तो आंसर ए सेट आता है। जब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ होगा तो ए ही आएगा,
और ए का इंटरसेक्शन। अब यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें आने वाली। यहां पे दो लॉ बताऊंगा, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको एग्जाम्पल से समझो। जैसे एक सेट ए माना मैंने 1 2 3 4, सेट बी मैंने माना 3 4 5 6, और सेट सी मैंने माना 1 6 7 8। ठीक, ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल लिया है। अब ध्यान से सुनना। अब यार इसको ध्यान से देखो। कभी मेरे को कोई पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू इस क्वेश्चन की निकालो, तो पहले बी यूनियन सी करेंगे। बी यूनियन सी करा तो 3 4 5 6 कॉमन पार्ट है, उसको एक बार लिखेंगे तो 1 3 4 पूरा ये सब क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा बताना जरा, क्या क्या आ जाएगा। पहले बी यूनियन सी लिखते हैं, तो बी यूनियन सी में क्या क्या आ जाएगा, 1 3 4 5 7 8, ये मेरा बी यूनियन सी में आ गया। अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, अब इसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है। तो इस वाले सेट को देखो, इस वाले सेट को और इस वाले सेट को, इन दोनों सेट में कॉमन पार्ट क्या है भाई, बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेना है ए सेट के साथ। ए सेट में 1 2 3 4, बी यूनियन सी में है 1 3 4 5 7 8। कॉमन पार्ट क्या है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो जो आंसर आ रहा है मेरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का, वो आ रहा है, वो आ रहा है क्या, 1 3 4। ये तो मेरा एलएचएस से आंसर आ गया। अब आरएचएस में भी यही चीजें लगा के देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करोगे तो आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट क्या है, 3 और 4। भाई इन दोनों सेट में कॉमन पार्ट क्या है, 3 और 4। ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, तो 1 1 1 कॉमन पार्ट है ना, 1 कॉमन पार्ट है। ए इंटरसेक्शन सी करेंगे तो केवल 1 कॉमन पार्ट है, बाकी ये तीनों एलिमेंट अलग अलग है। तो ए इंटरसेक्शन सी से मेरा आया 1। अब जब इन दोनों सेट का यूनियन कर लूंगा, जब इन दोनों सेट का मैं यूनियन कर लूंगा तो मेरा क्या आ रहा है, 1 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी भी मेरा क्या आ गया, 1 3 4। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये फॉलो होता है। इसी का एक और है, इसी का एक और है, ध्यान से देखना। इसी में एक और है, वो मैं बता रहा हूं, दैट इज, लिख लो यहीं पे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको क्या करोगे, ए का यूनियन बी के साथ, बीच में साइन लगाया इंटरसेक्शन, ए का यूनियन सी के साथ। इसको याद रखने का तरीका पता है क्या है, इसको याद रखने का तरीका है, ये मैथमेटिक्स में अपन जानते हैं, ए इंटू बी प्लस सी कभी दिया है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो यहां पे भी मैं वही कर रहा हूं। अब देखो ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन का साइन ए यूनियन सी, यहां पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को तुम दिमाग में रख सकते हो, इनका डायरेक्ट यूज है क्वेश्चन को करते वक्त, इसलिए इतना डिटेल में इसका डिस्कशन हो रहा है। और मेरे ख्याल से ये एलिमेंट से आपको चीजें आसानी से समझ में आ गई होगी। बड़े आगे नोट कर लीजिए इसको, कोई कंफ्यूजन है तो, कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां पे इस पॉइंट में एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, ये जो मैंने एक और लॉ लिख दिया था ऊपर, दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, है ना। ठीक है, ठीक है। तो ये अपने कुछ प्रॉपर्टीज हो गई ऑपरेशन ऑफ सेट में, यूनियन और इंटरसेक्शन में
मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट। भाई डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है? तो सेट का जो डिफरेंस होता है दैट इज, दो तरीके से डिफरेंस निकाल सकते हैं, a माइनस बी और b माइनस ए। इन दोनों स्टेटमेंट का मतलब समझो। a माइनस बी का मतलब क्या कि सेट a में से, इस सेट a में से सेट b को माइनस करना है, सेट a में से सेट b को माइनस करना है। मानो सेट a में एलिमेंट है 1 2, सेट a में एलिमेंट है 1 2 1 2 3 4, सेट B में एलिमेंट है 3 4 5 6। अब तुमसे बोल रहा है a माइनस बी निकालो। a माइनस बी मतलब क्या? a को पकड़ो, a में क्या क्या है? 1, 2 सेकेंड, इसको वेन डायग्राम पे बनाते तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। सेट A में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1। सेट A में कौन कौन सा एलिमेंट है? 1 2। कॉमन एलिमेंट क्या है? 3 और 4। और सेट B में कौन सा एलिमेंट है? 5 और 6। ये मेरा बन गया सेट A, सेट B। सेट B में 3 4 5 6 एलिमेंट है, सेट A में 1 2 3 4 है। अब A माइनस बी निकालना है, तो A में से B का जो पार्ट है, A को पकड़ा, A में से B को माइनस करना है, तो ये मेरा A है ना, उसमें से B वाला पार्ट माइनस करना है, उसमें से B वाला पार्ट माइनस करना है, तो ये वाला हिस्सा आ रहा है केवल, तो इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। A में से वो वाले पार्ट को, जो B का पार्ट A में आ रहा है, उसको हटा दो, तो बचेगा कितना? केवल ये वाला पार्ट। उसमें 2 एलिमेंट है, दैट इज A माइनस बी का आंसर हो जाएगा 1, 2। नहीं दिख रहा होगा रेड पेन अच्छे से, तो ये आंसर आ गया 1, 2, दैट इज A माइनस बी। बात समझ में आई? A माइनस बी का आंसर क्या आ गया? 1, 2। इसी में कभी बोलता B माइनस ए निकालो, तो B माइनस ए में क्या करते हैं? B को पकड़ा, B में जो A वाला पार्ट आ रहा है, ये कॉमन पार्ट, तो वो हटा दोगे, तो आ जाएगा 5, 6। ये B माइनस ए का आंसर है, ये A माइनस बी का आंसर है। इसको समझने का तरीका ये भी है कि A माइनस बी होता है सेट A में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दो। सेट A में से A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दिया, सेट A पूरा लिया 1 2 3 4, उसमें से माइनस कर दिया A इंटरसेक्शन B को। A इंटरसेक्शन B में 3 4 एलिमेंट है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कि नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटरसेक्शन B। तो सेट A में कितने एलिमेंट है? 4, उसमें से इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट निकाल दो, तो 4 में से 2 निकाल दोगे तो बचेगा इधर 2, और इधर NA में 4 है, जो NA माइनस NB के जो एलिमेंट होंगे वो 2 होंगे। तुम देख भी पा रहे हो 2 एलिमेंट ही फाइनल आंसर में बन रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस को समझा जा सकता है। डिफरेंस में कोई कंफ्यूजन? सेट A में से कभी A माइनस बी कर रहे हैं, तो सेट A में से जो A और B का कॉमन पार्ट है ना, उसको हटा दो, उसको हटा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब B माइनस A पूछ रहा है, तो B माइनस A पूछ रहा है, तो B में से A और B का कॉमन पार्ट हटा दो, B में से A और B का कॉमन पार्ट हटा दो, तो बचेगा 5 6, तो B माइनस A का आंसर आ जाएगा 5 6। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे। अब आती है बात सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट की। बहुत ही आसान कहानी है इसकी, बहुत आसान। नाम ऐसा है ना सिमेट्रिक, क्यों नाम इसका सिमेट्रिक पड़ा? क्योंकि इसका आंसर सिमेट्रिक में आएगा। वापस से वही एग्जांपल लेता हूं। A मैंने माना 1 2 3 4, B मैंने माना 3 4 5 6। इसको वेन डायग्राम में बनाएंगे तो सेट A के एलिमेंट
1 2 3 4 सेट बी के एलिमेंट 5 6, इस तरीके से इनको लिखा। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो बहुत ही प्यारा है, ए डेल्टा बी। इस तरीके से इसको बोलते हैं ए इज अ सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी इस तरीके से निकलेगा, या एक और सिंबल आपको बुक में दिख जाएगा ऐसा। तो दोनों डेल्टा या सर्कल के अंदर प्लस, दोनों सिमेट्रिक डिफरेंस के सिंबल है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इसको बोलेंगे, और जो आंसर आता है वो बहुत ही प्यारा आंसर है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का जो आंसर है ना वो ये होता है। ये कॉमन पार्ट को काट दो, ये कॉमन पार्ट को काट दो, ये जो कॉमन पार्ट है ना इसको काट दो, बाकी जो भी बचा हुआ है वो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर होगा। दैट इज 1 2 5 6। ओके, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मतलब जो कॉमन पार्ट है उसको हटा दो, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। मतलब तुम ए यूनियन बी निकालते हो, ए यूनियन बी में ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। ए यूनियन बी में कभी मैं इसी क्वेश्चन का ए यूनियन बी निकालता तो वो आता 1 2 3 4 5 6, है ना। ए यूनियन बी ये आता, और ए इंटरसेक्शन बी मेरा आता 3 4। अब मुझे क्या कह रहा है ये, अब मुझे ये क्या कह रहा है कि मेरे को कभी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालना है तो मैं क्या करूं, ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो, तो वो जो बनता है दैट इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस को कभी मैं शेड करूं, सिमेट्रिक डिफरेंस को कभी मैं शेड करूं तो ये रीजन, ये कॉमन पार्ट को नहीं लेंगे, बाकी पूरा, बाकी ये पूरा कॉमन पार्ट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत आसानी से। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। डाउट मेरे ख्याल से होगा नहीं, क्योंकि बहुत आसान है और बहुत आसानी से समझाया जा रहा है। बड़े आगे, अब कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट क्या चीज है। कॉम्प्लीमेंट तुम्हें भी कोई देता होगा, यहां पे कॉम्प्लीमेंट की बात थोड़ी अलग है। कॉम्प्लीमेंट कभी सेट ए का निकालना है, इसका मतलब नॉट ए। कभी मैं कह रहा हूं कॉम्प्लीमेंट निकालो किसी सेट का, मतलब समझना बहुत आराम से। कॉम्प्लीमेंट कभी मेरे को किसी सेट का निकालना है तो मैं केवल एग्जांपल से समझाता हूं, फटाक से समझ में आ जाएगा, फटाक से समझ में आ जाएगा। देखो, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5। ये मेरा सेट ए है 1 2। अब मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है सेट ए का। अब मेरे को कॉम्प्लीमेंट निकालना है सेट ए का, उसका सिंबल होता है ए डैश, या ए के ऊपर सी लिख दिया हो, इसका मतलब भी है कॉम्प्लीमेंट, या नॉट ए कह रहे हो, या नॉट ए कह रहे हो, तो ये सब बातें एक है। ए पे डैश लगा दिया हो, ए पर सी लगा दिया, या नॉट ए कह दिया, ये सब कहानी है कॉम्प्लीमेंट की। तो यार कॉम्प्लीमेंट निकालना है मेरे को, नॉट ए की वैल्यू निकालनी है। मतलब वो एलिमेंट्स निकालने हैं यूनिवर्सल सेट के जो ए सेट में ना हो। तो यार ए सेट में 1 2 है, तो 1 2 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होते हैं वो सब अपने आते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए में। तो 1 2 को छोड़ के भाई सेट ए में, ये ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट ए, मतलब ए में जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में वो सब आएंगे। ठीक, तो यार देखो क्या आएगा, 1 2 को छोड़ दो तो वो यूनिवर्सल सेट में बाकी कितने एलिमेंट बचे, 3 4 5। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट सेट बन गया इस सेट ए का। इस सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट है 3 4 5। बात समझ में आ गई, लिख लो।
अब डेफिनेशन क्या कहती है? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, है ना? लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ए जो है वो कह रहा है सबसेट है यू का, ए जो है सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। भाई यू का भी यूनिवर्सल सेट है, तो जो भी सेट आपको दिया होगा गिवन सेट, वो सबसेट ही होगा यूनिवर्सल सेट का। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई ए में जो एलिमेंट नहीं है वो सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे यूनिवर्सल सेट के। भाई यूनिवर्सल सेट के कुछ एलिमेंट होंगे सेट ए में, बाकी जो भी एलिमेंट है वो सब तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट सेट में आएंगे, और उसको लिखते हैं ए डैश। ए डैश इसका सिंबल है, इसको रिप्रेजेंट करता है दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन, विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। तो तुमको हमेशा यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा जब भी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट डिफाइन ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट। तो नॉट ए मतलब वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के जो सेट ए में ना हो। ठीक, बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे की कहानी। तो यार मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि मेरा जो यूनिवर्सल सेट है ना, यूनिवर्सल सेट मेरा जो है उसमें मैंने कुछ एलिमेंट से लिख दिया रैंडमली, एक्स वाई अल्फा बीटा 1 2 राम श्याम। अब ए सेट मैंने बनाया दैट इज अल्फा बीटा एंड 2। अब तुमसे कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालो। तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, तुमसे पूछ क्या रहा है? तुमसे पूछ क्या रहा है? यूनिवर्सल सेट तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, तुमसे पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, तुमसे पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। तो यार ए कॉम्प्लीमेंट अभी सिखाया है, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट वो एलिमेंट जो सेट ए में आए हुए हैं। सेट ए में कौन सा एलिमेंट है? अल्फा बीटा 2। अल्फा बीटा 2 को हटा दो, अल्फा बीटा 2 हटा दिए, बचे क्या? एक्स बचा, वाई बचा, 1 बचा, राम बचा और श्याम बचा। ये सब मेरे ए कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? पक्का? अल्फा बीटा 2 को हटा देंगे, अल्फा बीटा 2 को हटा देंगे, है ना? अल्फा बीटा 2 को हटा देंगे यूनिवर्सल सेट से, तो मेरा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट में कोई समस्या नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज होती है कॉम्प्लीमेंट लॉ की, उसको समझो। कुछ प्रॉपर्टी होती है कॉम्प्लीमेंट लॉ की। क्या प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लीमेंट लॉ की? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ए का जब यूनियन किया जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। अच्छा, वेन डायग्राम में तो मैंने तुमको बताया ही नहीं कि कॉम्प्लीमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट हो गया यू, है ना? अब सेट ए बनाते हैं। ये मानो मैंने एक सेट बना दिया ए, ये मेरा सेट ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को कभी मेरे को रिप्रेजेंट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट को मेरे को कभी रिप्रेजेंट करना है, तो वो ये वाला पार्ट होगा, वो ये वाला पार्ट होगा। क्या हो गया इसको? वो ये वाला पार्ट होगा। रेक्टेंगल का हर वो पार्ट की एक्सेप्ट दिस सर्कल वाला पार्ट, एक्सेप्ट दिस सर्कल वाला पार्ट। बाकी जो भी मैंने ये ग्रीन लाइन से खींचा है ना, नियॉन लाइन से जो मैंने खींचा है, ये सारा पार्ट तुम्हारा होगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है? तो जब ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन तुम ए के साथ करोगे तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा। नॉट ए का यूनियन कर रहे हो ए के साथ तो वो पूरा यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा। इसमें वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे जो ए में नहीं है यूनिवर्सल सेट के, और ए वाले एलिमेंट इसमें आ जाएंगे।
तो जब इन दोनों का यूनियन करोगे तो बनेगा क्या? यूनिवर्सल सेट। बनेगा क्या? यूनिवर्सल सेट। अब डी मॉर्गन्स ने एक लॉ दिया था। डी मॉर्गन्स ने, अच्छा एक और चीज, जब ए का इंटरसेक्शन नॉट ए के साथ करोगे तो भाई ए और नॉट ए का मतलब ए और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में जब इंटरसेक्शन करोगे तो ये तो जाहिर सी बात है कि ए और नॉट ए में जब इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, कॉमन एलिमेंट तो है ही नहीं कोई। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो वो मिलता है नल सेट, वो मिलता है नल सेट। ठीक है। अब डी मॉर्गन्स ने दो लॉ दिए थे, उसको कॉम्प्लीमेंट लॉ भी बोलते हैं, कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कभी तुम करोगे तो वो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये जो साइन है ना यूनियन की, ये जो साइन है ना यूनियन की, ये चेंज हो जाएगी इंटरसेक्शन में। मतलब जब ए का यूनियन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कभी तुम कर रहे हो तो वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको समझ भी सकते हो, ए यूनियन बी। देखो इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। ये तुम्हारा सेट ए है, ये तुम्हारा सेट बी है। सेट ए, सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट है ना। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाहर वाला पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट। सर्कलों को छोड़ के बाकी जितना भी रेक्टेंगल का पार्ट है वो सब आएगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। वो होता है बेसिकली ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। भाई ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए सर्कल को छोड़ के बाकी सारा पार्ट, ए सर्कल को छोड़ के, ये ए सर्कल को छोड़ के बाकी सारा पार्ट, ए सर्कल को छोड़ के बाकी सारा पार्ट। और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी सर्कल को छोड़ के, बी सर्कल को छोड़ के बाकी सारा पार्ट। तो कॉमन पार्ट तुमको समझ में आ रहा होगा, जो कॉमन पार्ट बन रहा है, जो कॉमन पार्ट बन रहा है ब्लू लाइन, ब्लू लाइन, कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, थोड़ा सा इसको रब करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में तो आ गया होगा, पर नहीं आया तो एक बार देखो क्या कहने की कोशिश की जा रही है। देखो भाई क्या कह रहा हूं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में निकाल रहा हूं, ए यूनियन बी का मैं कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूं। तो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, इसका ए यूनियन बी किया तो यार ए यूनियन बी ये आ जाएगा, पर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बाहर वाला पार्ट आ जाएगा। ये सर्कल को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है वो सब आ जाएगा, ये सर्कल को छोड़ के बाकी जितना भी पार्ट है वो सब आ जाएगा। ठीक, तो ये उसमें आ गया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट में इधर वाला पार्ट, बी के कॉम्प्लीमेंट में बी को छोड़ के उधर वाला पार्ट। तो ये दोनों बात एक ही है, तुम ले सकते हो एग्जाम्पल, तुमको समझ में आ जाएगा। वेन डायग्राम से भी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, ये सब ए कॉम्प्लीमेंट है ना, और बी कॉम्प्लीमेंट मानो मैंने इस कलर से बनाया तो बी कॉम्प्लीमेंट ये बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉमन पार्ट जो है, कॉमन पार्ट जो है ब्लू और ग्रीन लाइन का, ब्लू और ग्रीन लाइन का, वो है ये बाहर वाला पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट। सर्कल वाला पार्ट नहीं है कॉमन पार्ट, सर्कल वाला पार्ट नहीं है कॉमन पार्ट, और ये भी बाहर वाली पार्ट है। तो ये बिल्कुल फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी का जब तुम कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। बस ये सिंबल बदल जाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट के लॉ है, डी मॉर्गन्स ने इन्हें दिया था, इसलिए इन्हें डी मॉर्गन्स लॉ भी बोलते हैं। ये दोनों लॉ समझ में आए? बड़े आगे। अच्छा, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ए पर देखो ध्यान से, ए के कॉम्प्लीमेंट पे वापस से कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, तो यार ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला पार्ट।
अब इस पे फिर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया तो क्या आ जाता है, ए खुद ही आ जाता है, ए खुद ही आ जाता है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो सेट ए वापस से बन जाएगा। तो ये होता है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। जब 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा देते हो किसी सेट पे तो सेट खुद ही आ जाता है। ये तो बहुत बेसिक था। इसके बाद फाई का कॉम्प्लीमेंट, भाई फाई खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट खाली सेट होता है। पूरा भरा हुआ सेट है, पूरा भरा हुआ सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया मतलब वो खाली हो गया, नॉट भरा हुआ सेट है ना, और पूरा खाली सेट है तो नॉट खाली सेट मतलब पूरा भर गया। तो इस तरीके से इनको वेन डायग्राम से वेरीफाई भी कर सकते हो, आप लोग कर लोगे, इतना मैं आप पे छोड़ता हूं, है ना, क्योंकि समय निकलता जा रहा है और हमें आगे की बातें करनी है। कुछ एडिशन थियरम्स हैं सेट में, तो ध्यान से सुनना। एडिशन थ्योरम, सबसे पहला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ये जब 2 सेट के यूनियन के नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले जाते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए का प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी का माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, ये आपका आ गया ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। ये बात आई समझ में, नोट करिए। इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। ये तुम्हारा सेट ए है, ये तुम्हारा सेट बी है। ए यूनियन बी, मानो सेट ए को मैंने डिफाइन किया राम, श्याम, सलोनी, और सेट बी को मैंने डिफाइन किया, सेट बी को मैंने डिफाइन करा सलोनी, घनश्याम, ओके, ये मेरा सेट बी हो गया। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने हैं, 2। कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, दैट इज -1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट देखो, सेट बी में 2, कॉमन एलिमेंट कितना, 1, 3 2 5 में से 1 गए, कितना आया, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी में। करके देख लो, जब तुम ए यूनियन बी करोगे तो उसमें आएगा राम, श्याम, सलोनी और घनश्याम। बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2। यार मैंने ए इंटरसेक्शन बी को माइनस क्यों किया, इसका सीधा सा लॉजिक है। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट जब सेट ए में मैं जब जोड़ रहा हूं तो एक बार जुड़ गया ये ए इंटरसेक्शन बी, जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के भी जोड़ रहा हूं तो वापस से ए इंटरसेक्शन बी जुड़ गया, मतलब 2 बार ए इंटरसेक्शन बी जोड़ गया, जबकि जोड़ना 1 बार था तो 1 बार माइनस कर दिया। ये लॉजिक है वेन डायग्राम से समझना हो तो, कि भाई ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने सेट ए में है प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट जितने सेट बी में है माइनस कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में है, तो वो तुमको दे देगा आंसर। तो ये मैंने ए सेट माना था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 थे, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 थे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, एक एलिमेंट जो कि सलोनी है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इस केस में 1 था। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में 3 थे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में 2 थे, -1, आंसर आया 4। ए यूनियन बी जब तुम निकाल रहे हो तो उसमें भी 4 एलिमेंट तुमको दिख रहे हैं। समझ में आया? पक्का? तो ये बात है। अच्छा, एक होता है कभी 3 सेट ले लिया, ए यूनियन बी यूनियन सी, इस तरीके से, तो इसमें क्या करोगे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, दैट इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, है ना, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये होता है फॉर्मूला। इसको भी तुम वेन डायग्राम पे बना के देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये तुम्हारा मानो यूनिवर्सल सेट है, ये तुम्हारा सेट ए है, ये तुम्हारा सेट बी है, ये तुम्हारा सेट सी है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये ए, ये बी, ये सी। सेट ए प्लस सेट बी प्लस सेट सी, ये तीनों सेट को जोड़ दिया। पहली बात, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सी, तीनों जोड़ दिए। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट, ये तुम्हारा ए इंटरसेक्शन बी है ना। बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट? बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट। और ए इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट? ए इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट। ठीक, अब तुम एक चीज देखो, जब तुम सेट ए, सेट बी, सेट सी को जोड़ रहे हो, तो सेट ए और सेट बी को जोड़ा तो ये ए इंटरसेक्शन बी 2 बार जुड़ गया। ए और बी को जोड़ा तो ये 2 बार जुड़ गया। बी और सी को जोड़ा, बी और सी को जोड़ा तो ये 2 बार जुड़ गया, इसलिए इसमें से ये माइनस कर दिया। और आखिरी में ना, ये जो कॉमन पार्ट है, ये वाला जो कॉमन पार्ट है जो तीनों में आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो अपन ने ऐड करना है। इसको तुम एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो। क्या मैंने ए सेट मान लिया 1 2 3, सेट बी मान लिया 3 4 5, सेट सी मान लिया 1 3 6, इस तरीके से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने हैं? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट सी में कितने हैं? 3। तो जब इनका यूनियन करोगे, इनका यूनियन में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट एलएचएस में आया, आरएचएस से भी करके देखो, 3 + 3 + 3 9 हो गए। ए इंटरसेक्शन बी, ए और इंटरसेक्शन बी के साथ करोगे तो केवल एक एलिमेंट। बी इंटरसेक्शन सी करो तो बी और सी का इंटरसेक्शन केवल एक एलिमेंट। ए और सी का इंटरसेक्शन करोगे तो 2 एलिमेंट, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन तीनों में कॉमन पार्ट है, दैट इज 3 3 3, तो एक एलिमेंट। तो जब तुम इसको देखोगे तो 9 - 4 5 + 1 6, तो आरएचएस में भी 6 आ रहा है। इसका मतलब ये इस तरीके से फॉर्मूला तुम याद रख सकते हो। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बड़े आगे, अब कुछ 2 क्वेश्चन जेई मेन के कराते हैं और इस लेक्चर की समाप्ति करते हैं। बहुत प्यारे 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में एक एडिशनल कॉन्सेप्ट लगेगा, तो पहले वो कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। कभी रिलेशन आपको आइडिया होगा, रिलेशन का थोड़ा बहुत भी, तो आप उस कॉन्सेप्ट को जानते होंगे। नहीं आइडिया है तो 2 मिनट में उसको जान जाओगे। इसमें एक बात लिखी है, दैट इज ए इंटू बी। ये क्या होता है ए इंटू बी? इस क्वेश्चन को करेंगे। जिन लोगों को ये पता है ए इंटू बी, वो वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो। ए बी सी, ये 1 2 3 4, इसको ऑप्शन ए कर लो, ऑप्शन बी कर लो, ऑप्शन सी कर लो, ऑप्शन डी कर लो। ये 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने लिखे हैं। आंसर तुम लोग कमेंट में लिख सकते हो। अब यार ये क्वेश्चन को मैं देखूं तो z इज द सेट ऑफ द इंटीजर। a जो तुम्हारा है वो x बिलोंग टू z, ये इस तरीके से दिया है। इन्होंने a इंटू बी के सबसेट पूछे हैं, तो क्या होता है समझना। ये मानो सेट a है, ये मानो सेट b है। सेट a में मानो 1 2 3 एलिमेंट है, ऐसे 3 एलिमेंट है। सेट b में मानो a b एलिमेंट है। जब तुमसे वो कह रहा है कि a इंटू बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तो a इंटू बी में, जैसे a में कितने एलिमेंट है, यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है। सेट b में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। तो जब a का मल्टीप्लीकेशन b में करते हैं तो उस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, दैट इज 3 इंटू 2, दैट इज 6। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट a में है, मानो m नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेट b में n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो a इंटू बी दैट इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b।
उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, m इंटू एन। समझ में आई बात? नहीं आई तो पिक्चर में एक बार फिर से आपको बताया जाएगा कि भाई सेट ए में मानो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में m है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में n है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट a मल्टीप्लाई बाय b में m इंटू एन होते हैं। अब ये होता क्या है a मल्टीप्लाई बाय b, उसको भी समझ लो। जैसे मानो मैंने सेट a माना है ये 2 एलिमेंट का, इसी तरीके से मैंने सेट b माना है ये 3 एलिमेंट का, 1 2 3। तो जब मैं a इंटू बी लिखूंगा ना तो ये ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। a का मैपिंग करोगे इन तीनों के साथ, दैट इज a कॉमा 1, a कॉमा 2, a कॉमा 3। ये सब रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ाऊंगा। और b की मैपिंग करोगे इन तीनों के साथ, b की मैपिंग करोगे इन तीनों के साथ, b की मैपिंग करोगे इन तीनों के साथ। तो वही b कॉमा 1, b कॉमा 2 एंड b कॉमा 3। ठीक, ये तुम्हारा a इंटू बी का आंसर आ गया। अब a इंटू बी में मैंने कितने एलिमेंट बोले थे देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तुम इधर से भी देख सकते हो a में कितने एलिमेंट है 2, b में कितने एलिमेंट है 3। तो 2 इंटू 3 करा तो नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू बी के आ गए, दैट इज 6। केवल अपना काम ये था। ये अपने को अभी नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन में बहुत डिटेल में कार्टेशियन प्रोडक्ट पे बात करूंगा। अभी केवल इतना जानो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते। सीधे जितने एलिमेंट a में हैं जितने एलिमेंट b में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। तो सेट a लिख लिया क्या सबने? सेट a लिख लिया क्या सबने? सेट a बता दो, सेट ए के एलिमेंट सबने लिख लिए क्या? सेट ए के एलिमेंट सबने लिखे हैं क्या? बताओ जल्दी से। तो यार सेट ए के कभी मैं एलिमेंट लिखना चाहूं तो वो इंटीजर है, क्या फंक्शन दिया है, 2 की पावर x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। इस 1 को 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसको 1 को मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 0, इस 1 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 0, ये लिख दिया 2 की पावर 0। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये एक x प्लस 2 इसका एक बन गया, इधर से आपका बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया, यहाँ पे कंफ्यूजन कभी हो रहा है तो 1 इंटू 6, तो 2 और 3 में इसको 5x को ब्रेक कर दिया, इधर से बना x माइनस 2, ओके, और एक बना x माइनस 3, ये बना x प्लस 2, ये बना इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा सेट A बन गया, दैट इज -2 2 और 3। ये तुम्हारा सेट A बन गया। सेट A ये है, एंड सेट B, सेट B ये है। सेट B के भी एलिमेंट निकाल सकते हो, सेट B के भी एलिमेंट निकाल सकते हो, सेट B के भी एलिमेंट निकाल सकते हो। सेट B कैसे निकालोगे? तो सेट B लिखा है 2x माइनस 1 3 माइनस 3 से 9, 2x माइनस 1 माइनस 3 से 9 है ना, दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, तो ये आ जाएगा आपका 2x, ये 1 को इधर भेजोगे तो -3 + 1 हो जाएगा, और उधर भेजोगे तो 9 + 1 10 हो जाएगा। ये x आएगा इधर से, ये x आया इधर से, है ना, तो ये आएगा -2 अपॉन 2, और ये आएगा 10 अपॉन 2, ये आया -1 x 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1 से 5 ओपन इंटरवल, -1 से 5 ओपन इंटरवल। पर यहाँ पे केवल इंटीजर लेना है, यहाँ पे केवल इंटीजर लेना है, सारे रियल नंबर नहीं लेने, x बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा हुआ है। तो क्या क्या इंटीजर आएंगे अपने सेट B में, दैट इज 0 1 2
3 4, ये मेरा सेट बी हो गया। सेट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? सेट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? दैट इज 5। सेट ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 3 है। -2 +2 and 3। अब जो आपके सबसेट होते हैं, है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी में कितने होंगे? दैट इज 5 × 3 15। तो सबसेट कैसे निकालते हैं? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में होते हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी में 15 है, तो सबसेट ऑफ ए इंटू बी आपका हो जाएगा 2 की पावर 15। ऑप्शन है क्या? दैट इज ए ऑप्शन। देख लो कुछ कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन हो तो। क्या किया एक बार फिर से सुन लो। जेई मेन 2019 का प्रॉब्लम था और कितना इजी प्रॉब्लम था ये आप देख पा रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग है, 4 नंबर आपके मिल जाएंगे कभी आपको थ्योरी इसकी पता है। अब सबसेट की डेफिनेशन जिसको पता होती वो लगा देता 2 की पावर mn सीधे। तो यार पहले अपन ने निकाला नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने, तो ये जितना भी था x + 2x² - 5x, ये इसको करा अपन ने, तो यहां से अपने नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में आए 3। इसी तरीके से अपन आगे बढ़े, सेट बी में अपना था 2x - 1 -3 से लेके 9 तक, तो ये +1 को इधर भेजा, तो -3 + 1 कितना हुआ? ये -2 हुआ, अपॉन 2 करेंगे -1 से लेके 5 तक। अब -1 को भी नहीं लेना है, 5 को भी नहीं लेना है, इनके बीच की वैल्यूज को लेना है। तो 0 लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 एलिमेंट हो गए सेट बी में। ये तुम्हारा सेट बी है, ये तुम्हारा सेट ए है। -2 2 3। अब a इंटू बी लिखोगे ना तो उसमें कितने एलिमेंट होंगे? a में मानो 3 एलिमेंट है, b में कितने हैं? 5। तो a इंटू बी में कितने एलिमेंट होंगे? 15। अब निकालना क्या था? उसका सबसेट, तो 2 की पावर 15, क्योंकि 2 की पावर n बताया नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला पहले के लेक्चर में, तो वो यहां पे लगा दिया 2 की पावर n वाला फॉर्मूला, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तुम्हारे निकल के 15, तो 2 की पावर 15 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगेन वन मोर क्वेश्चन, जेई मेन 2019 का है ना, एक और क्वेश्चन जेई मेन 2019 का, और ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है अच्छे से, तो इसकी सेटिंग को थोड़ा सा बदला जाए, इसकी सेटिंग को थोड़ा सा बदला जाए। फॉन्ट इसका दिख रहा है अब अच्छे से? क्वेश्चन अब अच्छे से दिख रहा है। इसको देखो, 2 न्यूज़पेपर A and B आर पब्लिश्ड इन अ सिटी। इट इज नोन दैट 25% जो सिटी की पॉपुलेशन है जो न्यूज़पेपर A को पढ़ती है, ओके, 25% पॉपुलेशन जो है शहर की वो न्यूज़पेपर A को पढ़ती है, ओके। 20% पॉपुलेशन न्यूज़पेपर B को पढ़ती है। 8% पॉपुलेशन दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ती है, A और B दोनों न्यूज़पेपर को। फर्दर इन्होंने बोला जो 30% जो न्यूज़पेपर A पढ़ती है पर B नहीं पढ़ती है, वो एडवर्टाइजमेंट को देखती है। Further, 30% of those who read newspaper A but not B look into the advertisement, and 40% of those who read B but not A also look into advertisement। मतलब जो B न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, A नहीं, वो भी 40% लोग न्यूज़पेपर रीड करते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, है ना। लुक इनटू द एडवर्टाइजमेंट, ये इसका मतलब हो गया।
while 50% of those who read both A and B look into the advertisement. मतलब जो 50% लोग हैं जो दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, है ना, 50%, मतलब दोनों न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले में जो 50% लोग हैं वो एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। तो तुमको क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन जो एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। बात समझना, मान लो इस क्वेश्चन में कि पूरे शहर की पॉपुलेशन x है, डेटा दिया नहीं है, पूरे शहर की पॉपुलेशन x है, तो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं, है ना यार। इसका वेन डायग्राम बनाया, ये मेरा A न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, ये मेरे B न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं। तो द टू न्यूज़पेपर A and B are published in a city. It is known that 25% of the population, तो कभी पूरी पॉपुलेशन इस शहर की मैंने x मान ली, तो 25% मतलब 0.25x, है ना। ये आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A के। जो न्यूज़पेपर A पढ़ते हैं वो है 0.25x, है ना, और 20% रीड B, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B आपका आ गया 0.20x, वाइल 8% रीड बोथ A and B। जो 8% है ना, 8% लोग जो है वो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, A भी और B भी। तो जो A इंटरसेक्शन B के नंबर ऑफ पीपल है दैट विल बी 0.08 इंटू x। ठीक, ये अपनी दो लाइन में अपन ने इसको लिख लिया। अब जो 30% है जो रीड करते A बट नॉट B, जो रीड करते A बट नॉट B, मतलब A माइनस B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कभी A माइनस B के निकालने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट A में से A इंटरसेक्शन B को घटा देंगे, तो वो लोग आ जाएंगे जो न्यूज़पेपर A को पढ़ते बट नॉट B। मतलब भाई A बट नॉट B मतलब ये वाला पार्ट, तो एन A में से एन A इंटरसेक्शन B को माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा। तो एन A में से मैंने माइनस करवा दिया एन A इंटरसेक्शन B। वेन डायग्राम से भी समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट, है ना। तो जब मैंने ये कराया तो एन A कितना है मेरा 0.25x, एन A इंटरसेक्शन B कितना है, एन A इंटरसेक्शन B देखो कितना है, दैट इज 0.08 है, 0.08 इंटू x। ठीक, तो इसको अपन करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 0.17x, है ना। 25 में से 8 जाएंगे तो 17 बचेगा, तो 0.17x आ गया। 30% ऑफ दोज, इसका 30%, इसका 30% मतलब 0.3, इसका 30% मतलब 0.3, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.051x। ये वो लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, मतलब जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर A में। ये वो पर्सन है, ये वो पॉपुलेशन है, ये वो पॉपुलेशन है जो एडवर्टाइजमेंट देखती है न्यूज़पेपर A में। पॉपुलेशन हु लुक एडवर्टाइजमेंट, है ना, हु लुक एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर A, इन न्यूज़पेपर A, है ना। ये वो लोग हैं। क्या करा मैंने भाई, ये अपना आ गया वो लोग जो न्यूज़पेपर A पढ़ते हैं पर B नहीं पढ़ते हैं, वो कितने लोग हैं 0.17x। उनका 30% एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये लाइन में लिखा था, ये वाली लाइन में लिखा था कि उनका 30% लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। एंड 40% ऑफ दोज who read B but not A also look into advertisement। मतलब जो लोग, अब देखना यही वाली स्टेटमेंट को इधर, यही स्टेप्स को अब इधर दोहराना है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। ये वो लोग होंगे जो न्यूज़पेपर B को पढ़ते हैं, है ना, जो न्यूज़पेपर B को पढ़ते हैं पर A को नहीं पढ़ते हैं, ये वो लोग हो गए। तो एन बी तुम्हारा कितना है, दैट इज 0.02x,
20x माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.08x, तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा, दैट इज 0.12x। ओके, इसका कितना परसेंट एडवर्टाइजमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर में, उसका 40% लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर में, तो 0.12x का 40% मतलब 40/100 दैट इज 0.4, तो ये आ जाएगा 0.048x। ये वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर बी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, न्यूज़पेपर बी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये वो लोग हैं। केवल तुमको इंग्लिश को पढ़ते जाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। ये स्टेटमेंट तो सब तुम्हें समझ में आई गई होगी, है ना। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि दो न्यूज़पेपर थे। इट इज नोन दैट 25% ऑफ द सिटी पॉपुलेशन, जो 25% जनसंख्या है इस शहर की, वो न्यूज़पेपर ए पढ़ती है। तो 25% मतलब 0.5, मैंने टोटल पॉपुलेशन इस शहर की एक्स मान ली, टोटल पॉपुलेशन इस शहर की एक्स मान ली, तो 0.25x लोग न्यूज़पेपर ए पढ़ते होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में हो गए इतने, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में हो गए इतने, दैट इज 0.20 इंटू एक्स। और ए इंटरसेक्शन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 0.08 इंटू एक्स। ये भी लिखा हुआ है कि 8% दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला कि 30% लोग उसमें से ए न्यूज़पेपर ए पढ़ते पर बी नहीं पढ़ते हैं, मतलब ए माइनस बी जो एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं। तो ए माइनस बी की वैल्यू निकाली, उसका 30% कर दिया, तो वो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर ए में पर बी में नहीं। इसी तरीके से 40% लोग ऐसे हैं, 40% लोग ऐसे हैं जो बी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर बी को पढ़ते पर ए को नहीं पढ़ते हैं। उसमें से 40% लोग एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, और 50% लोग जो ऐसे हैं जो ए इंटरसेक्शन बी के जो 50% लोग हैं वो एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। ये लास्ट स्टेटमेंट का मतलब है, while 50% of those who read both A and B look into the advertisement। तो जो आखिरी स्टेटमेंट है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का 50%, तो ए इंटरसेक्शन बी में 0.08x है, उसका 50% मतलब 0.04 इंटू एक्स, 0.04 इंटू एक्स। ये वो लोग हैं जो दोनों न्यूज़पेपर के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये दोनों पेपर के दोनों अखबारों के न्यूज़ ऐड देखते हैं। मतलब ये आ गया आपका दोनों अखबारों के एडवर्टाइजमेंट देखने वाले लोग, ए और बी दोनों, है ना। ये वो लोग आ गए जो केवल बी के देखते हैं, ये केवल वो लोग हैं जो ए के देखते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, मतलब ये इनका यूनियन पूछ रहा है, ये इनका यूनियन पूछ रहा है, इसका मतलब ए और बी का, जो न्यूज़पेपर ए में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, न्यूज़पेपर बी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इनका यूनियन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब यूनियन की निकालते तो ए में जितने एलिमेंट है, बी में जितने एलिमेंट है, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को घटा देते हैं। तो 0.51 प्लस 0.048 में से 0.04 को, अच्छा ए नॉट बी, सॉरी घटाएंगे नहीं, इसमें ध्यान से देखो, ये ऐसा है, ये वाले न्यूज़पेपर में ऐड देखने वाले लोग, ये वाले न्यूज़पेपर में ऐड देखने वाले और कॉमन ऐड देखने वाले, तो इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़पेपर ए में जो ऐड देख रहे वो बी में नहीं देखते, मतलब ये वाला हिस्सा आ गया, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, और ये वाला हिस्सा, इन तीनों को ऐड कर लो। 0.051x प्लस 0.048 प्लस 0.04, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 और 1 9 और 4 13, 1 5 4 9, 5 4 9 और 1 10, सॉरी 13 नहीं आएगा इधर, 8 और 1 9 आएगा, 8 और 1 9 आएगा, है ना, क्योंकि इसको ऐसे देखो 0.051 प्लस 0.048 प्लस 0.04,
है ना, तो ये 9, 13, 1 ये आ गया 0.139 x अपॉन टोटल x इंटू 100। ये वो लोग हो गए, ये वो लोग हो गए। 13.9 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब डेसिमल हटाओगे तो वो 2 कदम आगे पहुंच जाएगा। ये वाला जो डेसिमल है ना, ये 2 कदम आगे पहुंच जाए। 13.9 आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन ए। क्वेश्चन आया समझ में? कितना प्यारा क्वेश्चन था। इसमें अपन ने a-b का भी एप्लीकेशन देख लिया, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट का भी एप्लीकेशन देख लिया। ये क्वेश्चन जेई में इसलिए आया था क्योंकि इन्होंने ना न्यूज़पेपर ए और बी की बात नहीं की, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग डाटा दिया, इसलिए क्वेश्चन लेंदी हो गया और थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ा। तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। पहले अपन ने नंबर ऑफ एलिमेंट निकाले जो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट न्यूज़पेपर बी पढ़ने वाले, सब क्वेश्चन में दिया है। अपन ने टोटल पॉपुलेशन को x माना, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने हैं। अब अपन ने देखा कि यार एडवर्टाइजमेंट की एक नई कहानी शुरू हो गई कि न्यूज़पेपर ए जो पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर ए जो पढ़ते हैं वो बी नहीं पढ़ते, मतलब हु रीड ए बट नॉट बी, वैसे 30% लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसमें से 30% लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो वो अपन ने करा। बात समझ में आई? बहुत प्यारा क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। एक्सप्लेनेशन समझ में आया? ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं, ये वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर बी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, पर ये ए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो जब इसका वेन डायग्राम बनाओगे ना, इसका वेन डायग्राम बनाओगे ना, तो ये जो 0.48, ये 0.048 वाले लोग ये वाले लोग हैं, और 0.051 वाले लोग ये वाले लोग हैं, ये वाले लोग हैं, और ये कॉमन 0.04, मतलब 50% लोग वैसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 50% उसका मतलब दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने थे? 0.08x, उसका 50% लोग ऐड देखते हैं। तो 0.08 का 50% कर दिया। ये 0.04 कहां से आया? 0.08 का 50% कर दिया, इसको डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये 0.04 यहां से आया, और x तो है ही। इन तीनों को ऐड कर दिया तो वो लोग आ गए जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं उस शहर में। तो कितने परसेंट लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं? दैट इज 13.9% लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में हर चीज आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। जय हिंद, बाय बाय। मन लगा के पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइस।